राजस्थान के सातलखेड़ी में रहने वाला प्रभात अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और सबसे छोटा मुकेश होता है। प्रभात की उम्र यहाँ पर 28 साल की हो चुकी थी और ये अब जयपुर में अच्छी सी नौकरी करने लग गया था। घर वालों को अब इसकी शादी की फिक्र होने लगी। खैर, यहाँ पर जो प्रभात है इसके लिए लड़की ढूंढी जाती है जो कि संजना होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। जब प्रभात को संजना को दिखाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। खैर, जब संजना की शादी होकर के प्रभात के घर ये आती है तो यहाँ पर जो संजना होती है दोस्तों, इसकी जो सभी जो छोटे देवर और देवरानियां थे उनके साथ इसकी काफी अच्छी मेल मुलाकात हंस बोल करके रहा करती थी। खैर, प्रभात की शादी के बाद इसकी जो 3 बहनें थी उनकी भी शादी कर दी जाती है और यहाँ पर अब बचता है तो सिर्फ मुकेश, जो कि 20 साल का हो चुका था। प्रभात की उम्र यहाँ पर 32 साल की हो चुकी थी और संजना 30 साल की हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो प्रभात होता है दोस्तों, वो 3-4 साल तक जब जयपुर में इसी तरीके से जॉब कर रहा था और जो संजना होती है ये अपने ससुराल में रहा करती थी। प्रभात जब भी अपने घर पर छुट्टी पर आता तब ये संजना के साथ मिलता और इन दोनों के बीच में रिश्ते कायम हुआ करते थे। संजना प्रभात को काफी कहा करती थी कि मुझे तरह तरह के ताने मारे जा रहे हैं। सारे गांव वाले, घर वाले, मायके वाले, ससुराल वाले सभी लोग यही कह रहे हैं कि शादी को 3 साल हो चुके हैं और अभी तक तुम्हारी गोद कैसे सुनी है। तो फिर एक बच्चा तो कम से कम दे दो, एक घर में नन्हा मेहमान तो आ जाना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो संजना प्रभात को काफी कहती है, लेकिन प्रभात कहता है कि अभी उसको थोड़ा स्टेबल रहने दो। एक बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सारी जिंदगी पड़ी हुई है। हम बच्चे जो है वो बाद में प्लान करेंगे, अभी तुम 1-2 साल और रुक जाओ। लेकिन अब संजना से रहा नहीं जा रहा था। वो कह रही थी कि मैं यहाँ पर रह करके सारे तानों को सहन नहीं कर सकती और नहीं सुन सकती हूँ। या तो तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दो या फिर मुझे अपने साथ जयपुर ले चलो ताकि मुझे यहाँ पर कोई परेशान न करे। प्रभात कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें जयपुर ही ले चलता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रभात था, ये पहले जिस किराए को कमरे को लेकर के रहा था, अपने एक सिंगल आदमी को अगर रहना तो उसे कोई खास सुविधा या कोई पॉश इलाका नहीं चाहिए था और नहीं कोई ऐसा उसे एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन अगर उसे अब अपनी पत्नी को साथ में रखना है तो फिर उसे अब फ्लैट लेना पड़ गया मजबूरी में। खैर, यहाँ पर प्रभात एक फ्लैट ले लेता है किराए पर और वहीं पर रहना शुरू कर देता है और उसके बाद संजना को भी अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर संजना प्रभात के साथ जयपुर आ चुकी थी और जयपुर में आज कह रही है प्रभात के साथ बहुत ही हंसी और खुशी और मजे के साथ रह रही थी। और जो शहर महानगर जयपुर जैसी जगह पर आकर जो संजना होती है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, जब इस तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो फिर यहाँ पर जो मुकेश होता है, इसको भी अपनी स्टडी के लिए जयपुर आना था और जब इसे जयपुर आना था तो इसके लिए भी कमरा किराए के लिए देखना था। तो प्रभात यहाँ पर कहता है कि मुकेश उसके साथ ही रह लेगा और यहाँ संजना दिन भर घर के अंदर अकेली ही रहती है। अगर मुकेश यहाँ पर आ जाएगा तो इसे भी थोड़ा मन लग जाएगा। खैर, घर वालों ने भी इस बात को ही प्रिपेयर करा कि जो मुकेश है वो प्रभात और संजना के साथ ही जयपुर में रह ले। खैर, जो मुकेश होता है वो प्रभात के घर पर आकर के रहना शुरू कर देता है। यहाँ संजना, प्रभात और मुकेश ये तीनों ठीक ठाक तरीके से रह रहे थे। प्रभात सुबह उठता है और फिर अपने जॉब के लिए वो निकल जाया करता था और सीधे रात को 8-9 बजे के आसपास वो लौट करके आ जाया करता था। मुकेश जो था वो अपने कॉलेज जाया करता था और दिन में 1-1:30 बजे के लगभग ये वापस आ जाया करता था। यहाँ पर जब मुकेश वापस आता तो खाना खाता और खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करता और फिर उसके बाद अपने रूम में स्टडी करता रहता था। ये 20 फरवरी के दिन जो संजना होती है वो अपने मायके में होती है और जो प्रभात होता है वो अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। लेकिन प्रभात जैसे ही शाम को 8-9 बजे के लगभग घर पर आता है तो गेट खटखटाता है, लेकिन गेट अंदर की तरफ से खुला हुआ था। जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है तो गेट खुल जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो ये देखता है कि पूरे घर की जो लाइट है वो बंद थी, चारों तरफ अंधेरा था। ये अपना मोबाइल फोन निकालता है और उसकी टॉर्च की लाइट जलाता है और अंदर देखने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या है। कोई एमसीबी डाउन हो गई है या फिर कोई पावर कट हो गया है, ऐसा हुआ क्या है कि इस फ्लैट की लाइट पूरी तरह से क्यों खत्म चली गई है। जब ये मोबाइल की टॉर्च से अंदर जाता है तो देखता है कि किचन के बाहर उसका भाई मुकेश फर्श पर चित लेटा हुआ, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद जो प्रभात होता है वो घबरा जाता है। ये मुकेश के पास दौड़ कर जाता है, उसे हिलाने और उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मुकेश होता है वो अब इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। यहाँ पर प्रभात बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। आसपास के जो लोग थे वो भी वहां पर आते हैं और प्रभात को कहते हैं कि हुआ क्या है, इस तरह से तुम चिल्ला क्यों रहे, रो क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि उसका छोटा भाई जो मुकेश है, इसकी ऐसी हालत हो गई है। खैर, आनंद फानंद में एम्बुलेंस बुलाई जाती है। मुकेश को एम्बुलेंस में डाल करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो उसे देखते हैं और उसे डेथ घोषित कर देते हैं कि ये तो मर चुका है। अब क्योंकि ये संदिग्ध अवस्था में इस तरीके से मुकेश की मौत हुई थी और घर के अंदर कोई भी ऐसा इसका लिखा हुआ नोट भी नहीं मिला था, पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है। जो हॉस्पिटल के अंदर जब इस तरह का केस आया तो पुलिस की नोटिस में तो ये चीज आनी ही थी। पुलिस जो है वो प्रभात की पूरे उस फ्लैट की छानबीन करती है तो वहां पर देखती है कि किचन है और किचन के ऊपर एक कागज की पुड़िया रखी हुई थी और पास में ही एक पानी का गिलास रखा हुआ था और इसके मुंह से जो झाग निकले थे उसका कुछ सैंपल भी पुलिस वहां से कलेक्ट कर लेती है। फॉरेंसिक टीम में इन सब चीजों को भेज दिया जाता है। जो पानी का गिलास था उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट थे वो मुकेश के ही थे। इसके मुंह से निकले हुए झाग और उसके अंदर जो केमिकल था वो जो कागज की पुड़िया पर लगा था उसी केमिकल से मैच करता, वो सेम टू सेम था। अब यहाँ पर पुलिस को ये पता लगाना था कि ये जो मुकेश है इसकी किसी साजिश के चलते ये हत्या की गई है
या फिर मुकेश ने खुद ने ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। पुलिस अपनी तफ्तीश में लगती है। यहाँ पर संजना को भी इस बात को खबर लग चुकी थी और जो प्रभात के घर वाले थे उनको भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि मुकेश की मौत हो चुकी है। खैर, पोस्टमार्टम के बाद जो मुकेश का शव है वो प्रभात को सुपुर्द कर दिया जाता है। मुकेश के शव को लेकर के ये अपने पितृ गांव पर पहुंच चला जाता है, जहां पर इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ दिन के जो रीति रिवाज जो भी क्रियाक्रम थे वो सारे पूरे हो जाते हैं और फिर उसके बाद प्रभात फिर जयपुर आ जाता है और अपनी जॉब को वो कंटिन्यू करने लग जाता है। यहाँ पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई थी। प्रभात से भी पूछताछ की जाती है मुकेश की पूरी दिनचर्या के बारे में, इसके कॉलेज के बारे में, इसके किसी से दोस्ती थी, किसी से दोस्ती नहीं थी, किन किन से इसका मेल मुलाकात था, कि कोई इसकी गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी, ये सारी चीजें। क्योंकि जवान लड़का है तो इस तरह के एंगल कुछ ज्यादा ही पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर मुकेश के जीवन में कोई भी नहीं था। पुलिस यहाँ पर मुकेश के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी निकलवा चुकी थी। तो यहाँ पर इसकी संजना से काफी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी और अपने माता पिता और अपनी बहनों से भी बातें हुआ करती थी। तो ये एक नॉर्मल सी बात थी कि अपने माता पिता और अपनी भाभी से बात करता है, तो इसमें कोई आपत्तिजनक पुलिस को नजर नहीं आई। लेकिन जब कहीं से कहीं तक कोई क्लू नहीं मिला और मुकेश की मौत आखिर हुई कैसे, आखिर इसने ऐसा कदम उठाया ही क्यों, तो पुलिस यहाँ पर प्रभात से पूछती है कि अच्छा ये बताइए कि 19 और 20 तारीख को इस पूरे दिन तुमने क्या किया। तो यहाँ पर प्रभात जो वो बताता है कि उसकी जो पत्नी है संजना, ये अपने मायके गई हुई है। जब ये अपने मायके गई हुई थी तो ये उसे मिलने के लिए गए हुए थे प्रभात और मुकेश दोनों ही साथ में गए थे और 19 फरवरी को ये दोनों वापस भी आ गए थे। 19 फरवरी को वापस आने के बाद ये दोनों जो है वो खाना वाना खा करके सो गए थे अपने कमरे के अंदर और सुबह जो प्रभात था फिर इसे नौकरी पर जाना था 20 तारीख को, तो ये अपनी जॉब के लिए चला गया था। और यहाँ पर उसके थोड़ी ही देर के बाद जो मुकेश होता है उसके अपने कॉलेज जाना था, लेकिन ये उस दिन अपने कॉलेज नहीं गया था। प्रभात जब शाम को घर वापस आया तो ये सारा नजारा इसने ऐसे देखा। अब पुलिस ने कहा है कि जो वो पुड़िया थी, वो जिस कागज के अंदर वो दवाई लिपटी हुई थी वो किसी नोटबुक का फटा हुआ पेज था। क्या तुम देख करके बता सकते हो कि ये जो नोटबुक जो इस पे लिखावट है वो किसकी है? जब प्रभावत को ये लिखावट दिखाई जाती है तो ये कहता है कि ये संजना की लिखावट है। तो यहाँ पर पुलिस कहती है कि अच्छा संजना जो है वो घर के अंदर कोई ऐसी डायरी मेंटेन करती है जिसके ऊपर वो कुछ लिखा करती हो? तो प्रभात ने कहा कि नहीं, घर के अंदर तो कोई ऐसी डायरी नहीं है जिसके अंदर संजना कुछ लिखती हो या कुछ करती हो, पर ये जरूर है कि एक बार आप जाकर छानबीन कर लिए। पुलिस जाती है प्रभात के फ्लैट पर और वहां पर जाकर संजना के रूम के अंदर जितनी भी उसकी कॉपी डायरी वगैरह जो भी थी उनको सब चीज को कलेक्ट कर लेती है, लेकिन जो टूटा वो फटा हुआ पन्ना था वो उनमें से किसी डायरी या कॉपी का नहीं था। दूसरी बात, ये फॉरेंसिक टीम ने जब उस केमिकल की जांच की तो ये कोई कीटनाशक था जो कि खेती बाड़ी में यूज किया जाता है, खेतों में छिड़का जाता है। तो यहाँ पर जयपुर जैसे नगर के अंदर किसी के ये क्या काम का, क्योंकि ये खेतों के काम के लिए था, तो खेती बाड़ी का तो कोई यहाँ काम नहीं था, तो ये कीटनाशक था। और वो ऐसा कीटनाशक मुकेश को आखिर मिला कहाँ से, और फिर उसने कैसे कागज में उसे ऐसे कैसे फोल्ड करके रखा जिसके ऊपर संजना की लिखावट थी। पुलिस को कई सारी चीजें, छोटे छोटे क्लू इसके अंदर मिलते जा रहे थे। खैर, जो पुलिस है, क्योंकि अब संजना उधर प्रेग्नेंट थी तो वो ज्यादा इधर उधर ट्रेवल नहीं कर सकती थी, तो पुलिस जो है वो संजना के गांव में जाती है, यानी कि प्रभात के ससुराल में। वहां पर जाने के बाद संजना से पूछताछ की जाती है कि मुकेश ने तुम्हें कुछ बताया, मुकेश के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता था या कोई बात थी? संजना जो है वो सभी चीजों से मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी थे वो संजना से कहते हैं कि अच्छा तुम्हें लिखने का शौक है? तो वो कहती है कि नहीं, मैं शादी से पहले लिखा करती थी, पढ़ा करती थी। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारी वो कॉपी किताब है वो हमें दे दो। संजना कहती है कि अच्छा ठीक है। इसने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, इसने अपने अलमारी की तरफ इशारा करा और वहां से पुलिस ने सारी कॉपी किताबें वहां से जो भी थी वो सब कलेक्ट कर ली। जब वो नोटबुक को पुलिस खोल रही थी और उनके पन्ने पलट रही थी तो उसके अंदर से पुलिस को एक ऐसा पन्ना आधा सा फटा नजर हुआ है गोलाई में, जैसे कि कोई फाड़ लेता है तो गोलाई में पन्ना फट जाता है। जो पुलिस के पास वो कागज था उससे जब उसको मैच किया जाता है तब वो पन्ना जो है वो उससे जाकर के जुड़ जाता है, वो उसी का पेज था। और जो उसके पर सेंटेंस लिखे हुए थे वो भी सेंटेंस पूरे हो चुके थे, यानी कि इसी के कॉपी में का फटा हुआ ये पन्ना था। अब पुलिस के सामने पूरा मामला क्लियर हो चुका था। पुलिस मामला संजय से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने मुकेश की हत्या क्यों की। अब यहाँ पर संजना जब इसकी बात इस क्वेश्चन को सुनती है तो घबरा जाती है। तो संजना अब ज्यादा पुलिस के सामने झूठ बोल नहीं सकती थी क्योंकि पूरा मामला खुल चुका था। तो संजना बताती है कि जब वो प्रभात से संजना की शादी हुई तो ये सबसे ही ऐसा बोला करती थी, सभी से ही मेल मुलाकात करके रखा करती थी, क्योंकि जो इसकी देवर की देवरानियां थी इनका व्यवहार भी संजना के लिए बहुत अच्छा था। अब इस तरीके से ये जयपुर आ गई और जयपुर आ गई तो मुकेश ने भी जिद करी कि वो भी जयपुर आएगा और यहाँ पर ये स्टडी करेगा, वो कॉलेज में पढ़ाई करेगा। तो ये भी जयपुर आ जाता है और मुकेश इन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है। अब हुआ ये कि जब मुकेश 1-1:30 बजे के लगभग घर पर वापस आया करता था तो संजना सुबह से तो अपने काम काज में लगी रहती थी और फिर उसके बाद जब इसको समय मिलता था तो दिन में या शाम के टाइम पर कभी ये नहाने के लिए बाथरूम में चली जाया करती थी। तो संजना जब बाथरूम में नहाने के लिए गई तो यहाँ पर जो मुकेश होता है ये खिड़की पर चढ़ करके, जो आपने देखा होगा दोस्तों, एक सेलेब जो वो वेंटिलेशन के लिए बाथरूम में लगे हुए थे, ये एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, उस जगह से ये संजना को देखा करता है। संजना को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जो मुकेश था उसकी डेली की आदत थी, जब भी संजना बाथरूम में जाती थी तो ये पीछे से संजना को देखा करता था। लेकिन संजना को इस चीज का पता तब लगा जब एक दिन संजना ने जो अंतर वस्त्र जब धोए और धोने के बाद उनको आंगन में एक तार को उसने सूखने के दिया था।
क्योंकि फ्लैट में दोस्तों आप जानते हैं कि छत तो होती नहीं है, तो इसने वो बालकनी में या फिर वहीं पर कहीं सूखने के लिए डाला था। और संजना अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। जब संजना की थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निकलती है और वो वापस बाहर आती है कपड़े उठाने के लिए, तो ये देखती है कि उसके वहां पर वो अंडरवियर जो है वो गायब है। अब संजना ने सोचा कि शायद हवा से उड़कर इधर गिर गई हुई, नीचे चली गई, इसने माइंड नहीं किया। लेकिन शाम के टाइम पर जो वो संजना के अंडर गारमेंट थे वहीं पर बालकनी में ही टंगे हुए वैसे ही वैसे नजर आए। संजना को ये बहुत अजीब सी चीज लगी कि दिन भर तो यह थी नहीं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये कैसे उड़ करके आ गई। खैर संजना को मुकेश के ऊपर शक तो था, लेकिन अपने देवर के ऊपर सीधे सीधे इल्जाम वो कैसे लगा सकती थी। संजना मुकेश की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर जब संजना नहाने गई तो जैसे वो जो स्लैब थे जिससे वेंटिलेशन वाले, जब मुकेश वहां पर चढ़ा और संजना को देखने की कोशिश करने लगा, तो संजना को हल्का सा इस चीज का एहसास हुआ। ये पहले से चौकन्नी हो गई थी, तो इसने देख लिया कि मुकेश इसे देखता है। खैर संजना ने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। वो अपना सारा नहाने धोने का जो भी काम था वो कर कराकर वापस बाथरूम से बाहर निकलती है, नाश्ता वास्ता बनाती है और सबको खिलाती है और खुद खा करके फिर ये अपने कामों में लग जाती है या फिर रेस्ट करने चली जाया करती थी। लेकिन अब संजना के मन में यही चल रहा था कि मुकेश उसके ऊपर गलत निगाह रखता है। अब संजना के मन में यह द्वंद चल रहा था कि मुकेश को वो सीधे डांट दे, उसको इस चीज के लिए खुद ही टोक दे, या फिर प्रभात को इस चीज के लिए शिकायत करे, या फिर वो क्या करे। खैर संजना खाली सोच विचार करती है कि अगर वो सीधे वो मुकेश को डांटेगी तो फिर वो एक तरीके से ये होगा कि संजना जो है वो उसके सामने एक्सपोज हो चुकी है, संजना को सब कुछ पता है। दूसरा, अगर वो प्रभात को कहती है तो प्रभात ना जाने क्या ही एक्शन ले लेगा। हो सकता है कि वो संजना के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दे, क्योंकि मुकेश उसका ही छोटा भाई है। संजना की इस बात पर वो विश्वास करेगा भी या नहीं करेगा, तो सारे ही द्वंद संजना के मन में चल रहे थे। संजना ने कहा कि आग लेने दो, जाए दो, जो देख रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ा है, पति का भाई ही तो है, और जब तक ये चीजें ढकी हुई हैं तब तक ढकी ही रहने दो। मुकेश अगर कल को कुछ इसे आगे करता है, इसे आगे बढ़कर हरकत करेगा तो फिर संजना उसको मुंह तोड़ जवाब दे देगी। संजना ने कहा कि चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सहन करने लायक सिचुएशन है, सहन करते रहते हैं। संजना अपने नॉर्मली बिहेव करती थी, उसने कभी मुकेश को जाहिर ही नहीं दिया कि उसे सब कुछ पता है। लेकिन जब मुकेश रोज संजना को इस तरीके से देखता और संजना को पता चल जाता था कि मुकेश उसे देख रहा है, तो फिर यहाँ पर संजना के भी मन में मुकेश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो गया। अब संजना जब भी मुकेश नहाने जाता तो फिर इसकी भी इच्छा होती कि मुकेश को एक बार देख ली जाए। जब वो उसको देख रहा है तो संजना उसको देख लेगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो फिर ये भी एक तरफ से खिड़की की तरफ से झांकने लगती, मुकेश को देखने लगती थी। मुकेश जो है वो जाहिर सी बात है उसको निर्वस्त्र रहता और नहाते नहाते वो कुछ हरकतें भी किया करता है। और जब संजना उसे ऐसे देखती तो संजना देखती तो कहती कि बेचारा ना तो इसकी शादी हुई, ना ही इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और ये कितना परेशान इन सब चीजों को लेकर के है। तो अगर इसे थोड़ा सा ये सहूलियत दे दी जाए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। मन में एक छोटा सा विचार ही आना काफी होता है। संजना के मन में भी ये गलत विचार आ चुका था। खैर ऐसे ही एक रात को जो प्रभात होता है इसके अपने गाँव जाना होता है। संजना से कहता है कि वो गांव जा रहा है और कल शाम तक वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर रात में संजना और मुकेश जो थे वो उस फ्लैट में अकेले थे। जो मुकेश होता है ये संजना से थोड़ी देर इसके बेडरूम में बैठ करके बातचीत करता है, और बात करते करते जो मुकेश होता है वो इसकी हसरतें बढ़ने लगती है, क्योंकि संजना इसे एक दो बार इस तरह से टच भी कर चुकी थी, और जो मुकेश है इसका ही अनायास हाथ जो है वो संजना के निजी अंगों पर लग चुका था। खैर मुकेश उस बेडरूम से उठता है और अपनी चारपाई पर जाकर के सो जाता है, जो कि इसके कमरे में बिछी हुई थी। अब जो संजना होती है, अब इसको भी रात भर यही बेचैनी थी कि आज रात अकेले है, मुकेश साथ में है, तो क्यों ना आज की रात इसके साथ अपनी हसरतों को पूरा कर लिया जाए। संजना को भी नींद नहीं आ रही थी और मुकेश को भी नींद नहीं आ रही थी। संजना अपने रूम से उठती है और मुकेश के कमरे की तरफ जाती है। जब मुकेश के कमरे की तरफ ही जाती है तो जो बल्ब था डिम लाइट का वो जला हुआ था, और जो मुकेश था वो अपने ऊपर चादर लेकर के लेटा हुआ था, और इसके उस खास पार्ट की जगह पर इसका हाथ जो था वो कुछ अलग प्रतिक्रिया रख रहा था। संजना देख रही थी इस तरीके से जो मुकेश है वो खुद को ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। संजना इसके पास जाकर खड़ी होती है। मुकेश ने क्योंकि सिर तक अपनी चादर ली हुई थी तो इसे कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर में जो मुकेश है इसका सारा एक्साइटमेंट का जो लेवल था वो अचीव कर चुका था, और ये अपना हाथ जो है वो धोने के लिए जैसे ही चादर को अपने चेहरे से हटाता और उठने की कोशिश करता है तो सामने संजना को देखकर ये घबरा जाता है। मुकेश एकदम झेक जाता है। तो संजना कहती है कि ये तुम क्या कर रहे थे। तो मुकेश अब उसके क्या ही जवाब दे, उसे तो मुंह से बोली ही नहीं निकल रही थी। संजना कह रही थी कि तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो, मैं नहीं हूँ क्या घर के अंदर। मुकेश ये बात सुनकर के एकदम हैरान रह जाता है। संजना से कहता है कि आप ये क्या कह रही हो। तो संजना कहती है कि आकर मेरे बेडरूम में थोड़ा साफ सुफ होकर आ जाओ। मुकेश जाता है, नहाता धोता है, और नहाने धोने के बाद वो संजना के बेडरूम में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद जो संजना थी वो आज पूरा प्लान बना चुकी थी, वो सारा सुख मुकेश को देने को विचार बना चुकी थी। मुकेश बेडरूम में आता है और संजना मुकेश के साथ ये सारा खेल खेल लेती है। संजना को भी खूब आनंद आया और मुकेश को तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी। यहाँ पर संजना और मुकेश रात भर में 3-4 बार ये सारा खेल खेलते हैं। उसके बाद दूसरे दिन क्योंकि मुकेश को कॉलेज जाना नहीं था और जाना भी था तो उसने छुट्टी ले ली। वो संजना के साथ पूरा समय बिताना चाहता था। खैर अब इस तरीके से संजना और जो मुकेश इन दोनों के बीच ये रिश्ते कायम हुए तो संजना यहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई। अब संजना जब प्रेग्नेंट हो गई तो अब फरवरी का महीना आ गया। अब फरवरी आया तो मायके जाती है लड़कियां दोस्तों।
अब वो भी जो है वो बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार या कोई रीति रिवाज है जो कि मायके में ही जाकर पूरे होते हैं, तो फिर ये अपने मायके चली जाती है। जब ये मायके चली जाती है तो संजना बताती है कि वहां पर मुकेश और प्रभात इससे मिलने के लिए आते रहते थे। जो मुकेश है वो संजना के पीछे पड़ जाया करता था कि मुझे तुम्हारे साथ करना है, लेकिन अब संजना जो थी वो अपने मायके में बैठ करके मुकेश के साथ ये सारा काम कैसे कर सकती थी। संजना इसे खूब समझाने की कोशिश करती थी कि बच्चा हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ, फिर हम खूब ये सब करेंगे, मजे से करेंगे। लेकिन यहाँ मुकेश को तो चैन ही नहीं था, उसको तो बस संजना के साथ वो सारा काम किसी भी हाल में करना था। लेकिन संजना को अपनी इज्जत की भी फिक्र थी और मुकेश की जो ये नादानी थी, जो इसकी बचकाना हरकतें थी, उनसे ये अब डर भी जाया करती थी कि मुकेश अगर इसी तरीके की हरकतें करता रहा तो ये सारा जो है वो भेद एक दिन सबके सामने खुलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मुकेश को खूब समझाती थी। अब ऐसे ही जो प्रभात था ये अपनी सालिया और सास के साथ बैठ करके बातें कर रहा था और दूसरे कमरे में जो संजना थी वो लेटी हुई थी कि मुकेश उसके पास चला जाता है और इसको इधर उधर से गलत तरीके से स्पर्श करना और छेड़ना चालू कर देता है कि तभी थोड़ी ही देर में प्रभात उस कमरे की तरफ आता है। और प्रभात जब आता है तो यहाँ पर जो मुकेश है वो संजना के साथ छेड़खानी कर ही रहा था। तो प्रभात एकदम मुकेश से कहता है कि मुकेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो संजना एकदम से चौंक जाती है, मुकेश भी एकदम से चौंक जाता है। तो फिर ये बहाना बनाते हैं। प्रभात ने इस चीज को माइंड नहीं करा, लेकिन संजना की सांस ऊपर भी ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। उसे तो ये लगा कि बस ये जो सीन है, जो ये अभी का टाइम है, इसके बाद जो प्रभात है वो न जाने कौन से एक्शन लेगा। लेकिन प्रभात ने इस चीज को माइंड ही नहीं किया। तो संजना की जान में जान आ गई। अब संजना ने कहा कि मुकेश को कैसे न कैसे करके खुद से दूर हटाना जरूरी है, वरना ये इसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा, ये बसी बसाई गृहस्थी को मेरी बर्बाद कर देगा। दूसरे दिन 19 फरवरी थी और इन दोनों को वापस जाना था। और जो मुकेश होता है वो संजना से बार बार जितनी बार भी इसे समय मिले और जैसे ही इसे मौका मिले ये संजना के पास चला जाता और फिर इसे किस करने की कोशिश करता, कभी इसको गलत अंगों पर टच करने की, उसको कुछ और करने की कोशिश करता। संजना ने कहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो सर से पानी ऊपर जा चुका है। घर के अंदर खेती बाड़ी और इस तरह के सारे काम होते ही थे, तो कीटनाशक जो खेती बाड़ी के अंदर छींटे जाते हैं, ऐसे पाउडर की थैली और पैकेट उनके घर में थे ही सही। संजना ने एक पैकेट में से कुछ पाउडर निकाल करके और अपने ही नोटबुक में से कागज फाड़ करके उसके अंदर ये पुड़िया बना दी। जब मुकेश इसके पास आया इससे मिलने के लिए तो संजना ने कहा कि अरे बाबा, जब मैं वहां पर आऊंगी तब वो सारी ये जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद हम खुल के ये सारा काम करेंगे। मुकेश कहता है कि बस एक बार भाभी, मैं आज रात को यहीं पर रुक जाता हूँ, मेरे साथ ये सब काम कर लूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो संजना इसके हाथ में एक पुड़िया रख देती है। संजना ने कहा कि जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है ना तो मैं भी इस पुड़िया को खा लेती हूँ, और जिससे कि मेरा जो ये फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ा बैठ जाता है, ठीक हो जाता है, और मैं तुम्हारे बिना अपना टाइम निकाल पाती हूँ। तो तुम्हें भी जब मेरी ज्यादा याद आए तो फिर तुम इस पुड़िया को पानी में गुनगुने पानी में घोल करके एक झटके में पी जाना, और फिर उसके बाद तुम्हें भी आराम आ जाएगा। अब जो मुकेश होता है दोस्तों, वो प्रभात के साथ जयपुर वापस आ जाता है 19 फरवरी को। रात में प्रभात और मुकेश जो थे वो दोनों साथ में ही सोए थे। तो मुकेश अब क्या ही कर सकता था। खैर रात को ये जैसे तैसे सो गया, लेकिन जब ये सुबह उठा तो यहाँ पर मुकेश को संजना की याद आने लगी। उसके साथ बिताए हुए पलों को ये याद करता रहा। अब इसके अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका था, संजना से मिलने की इतनी तड़प और ललक जाग चुकी थी कि इसका खुद के ऊपर काबू नहीं रहा। और जब इसे खुद के ऊपर काबू नहीं रहा तो इसे याद आई संजना की दी हुई वो पुड़िया और उसकी वो बात। तो इसने गुनगुना पानी करा और उसके अंदर उस पुड़िया को मिलाया और मिला करके घोल करके उसे एक झटके में ही पी गया। मुकेश को पता ही नहीं था कि ये कौन सी दवाई पिलाई है। खैर जो प्रभात था वो अपनी ड्यूटी के लिए जा चुका था और जो मुकेश था वो अपने गला पकड़ करके थोड़ी ही देर में वहां तड़पड़ाता रहा। इसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी और ये धड़ाम से वहां गिर जाता है और वहां पड़े पड़े ही ये तड़पड़ाता रहता है। इसके मुंह से खून और झाग दोनों ही निकलना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में जो मुकेश होता है इसकी मौत हो जाती है। अब जो मुकेश की मौत हो गई ये तो दिन का समय था और जो प्रभात होता है ये रात को आता है, तो काफी घंटे भी बीत चुके थे। और जब इतना समय बीत गया तो अब मुकेश के बचने की तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। खैर जब मुकेश को हॉस्पिटल ले जाया गया और जब पुलिस के सामने ये मामला गया और जब कोई ऐसा लेटर जो मुकेश ने लिखा हो या उसके मोबाइल में कॉल डिटेल रिकॉर्ड में तो ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो कि संदिग्ध अवस्था में हो या फिर जिसके वजह से मुकेश परेशान हो, ये कदम उठा सकता हो। तो पुलिस इस मामले की तफ्तीश करते हुए छोटे छोटे क्लू के ऊपर, छोटे छोटे पहलुओं के ऊपर जब पुलिस ध्यान देती है तो यहाँ पर संजना की वो लिखी हुई राइटिंग और उसकी ही कॉपी का फटा हुआ पन्ना और उस पर लगा हुआ ये कीटनाशक, इससे पुलिस को एक दिशा मिल चुकी थी पूरे मामले की। और इन सब चीजों को मिलाकर सिर्फ संजना ही लीड नजर आ रही थी। हालांकि संजना प्रेग्नेंट थी इसीलिए उसके ऊपर कोई खास सख्ती पुलिस ने नहीं बरती, लेकिन संजना जब डिलीवरी दे देती है, बच्चा इसका पैदा हो जाता है, उसके बाद इसे अदालत के सामने पेश किया जाता है और संजना को मुकेश की हत्या का दोषी पाया जाता है और इसे सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, और इस पूरी कहानी को और इस पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको जो भी विचार हो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो कहां से देखते कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रुचि कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।